देखिए, इतिहास के क्लास में, इतिहास के पहला पाठ में हम आपको 2 भाग कराए हुए थे। पिछला क्लास में क्या बताए थे? इटली के एकीकरण हम पढ़ रहे थे, इटली का एकीकरण। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पीछे जो 2 वीडियो है उसका आप अच्छे से समझे होइएगा, और उसका जो भी चीज़ है मैं बताया हूँ, जो भी टॉपिक हम बताए हुए हैं, राष्ट्रवाद के बारे में बताए थे, बहुत सारा चीज़ उसमें बताए हुए थे, तो वो आपको कंप्लीट होगा, उसको आप देखे होइएगा और देखिएगा। देखिए, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको देखा कीजिए, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद हम दूसरा वीडियो डालते हैं, तो 1 सप्ताह में तो आप देख ही सकते हैं ना, उसको अच्छे तरह से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। चलिए, अब हम आज की क्लास में हम इटली के एकीकरण, हालांकि कुछ अंश देखे हुए थे इटली के एकीकरण में, कुछ चीज़ हम देखे हुए थे, मेजनी के बारे में देखे हुए थे। हम यहाँ पे मेजनी के बारे में फिर से लिख दिए हैं कि ताकि आपको 3 व्यक्ति इटली के एकीकरण में, ये तीनों व्यक्ति मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबर, इस तीनों का बहुत बड़ा योगदान था। और एकीकरण के मतलब तो हम आपको बताए हुए थे इससे पिछले वाला क्लास में। आप लाइन से किसी भी वीडियो का आप लाइन से किसी भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो आप लाइन से पढ़ा कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए, भाग 1, उसका 2, 3, इस प्रकार से पढ़ा कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप बीच में से कोई अगर देखते हैं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए, इटली का एकीकरण के कुछ अंश बताए थे, फिर भी मेजनी के बारे में बताए थे, फिर से हम आपको मेजनी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, हालांकि इटली जो था बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इटली जो था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उसका वहाँ का भौगोलिक जो स्थिति था ना, सब बटा हुआ था, लेकिन राजनीतिक स्थिति सेम नहीं था। उसमें जितने भी राज थे, कुछ 2-3 राज मिल करके एक अलग राजा शासन करता था, कुछ 2-3 राज मिल करके अलग राजा शासन करता था, तो एकीकरण था नहीं, सब बटा हुआ था। तो एकीकरण करने में ये तीनों व्यक्ति का, मेजनी, गैरिबाल्डी, जोसेफ मेजनी इनका नाम है, गैरिबाल्डी और काउंट काबर, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। मेजनी के बारे में पहले देखते हैं कि मेजनी क्या योगदान किए। हालांकि उसने बताया था, मेजनी जो थे ना, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन। उनका मानना था कि ये जो इटली जो है ना, वो एक राष्ट्र के रूप में होना चाहिए, ये छोटे छोटे राज्य में अच्छा नहीं लगता है। उनका ही कहना कि इटली को संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहिए, इटली को संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहिए। और इसके ऊपर ऑस्ट्रिया था, इटली का पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया था, वो कभी नहीं चाहता था कि इटली एक हो, इटली का एकीकरण हो, क्योंकि वो जानता था अगर इटली का एकीकरण हो जाता है तो फिर हमको शासन करने में, क्योंकि ऑस्ट्रिया का भी हस्तक्षेप था, कुछ राज्य, इटली का कुछ राज्य ऑस्ट्रिया के अंतर्गत भी आता था, इसलिए ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था इटली का एकीकरण। अब देखिए, मेजनी जो था गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, वो गणतंत्र के बारे में बहुत सोचता था, राज्य के बारे में, देश के बारे में बहुत सोचता था। उनका कहना था इटली को संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहिए, इटली को क्या बनाना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहिए। वो क्या कहते थे? राष्ट्र मानव की एक प्राकृतिक इकाई है। मेजनी का कहना था कि राष्ट्र जो होता है ना, वो मानव का एक प्राकृतिक इकाई होता है, मतलब कि कोई भी देश जो होता है ना, वो मानव से बंधा हुआ है, मानव से बंधा हुआ है, और मानव का एक इकाई है, माने एक दूसरे से मानव और देश एक दूसरे क्या है? जुड़ा हुआ है। मानव देश के बिना नहीं रह सकता और देश मानव के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए मेजनी कहे कि मानव जो है एक देश का प्राकृतिक इकाई है। प्राकृतिक के मतलब भगवान, गॉड गिफ्टेड है, ये मेजनी का कहना था। उसके बाद क्या था? मेजनी 14 वर्ष की उम्र में एक दल में शामिल हो गया। वो देखा कि इटली जो है, इटली में बहुत सारे, मान इटली में क्या है कि एकता की भावना नहीं है, इटली बहुत सारे राज्यों में खंडित हुआ है। तो वो क्या किया? 24 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और एक दल, जिस दल का नाम था कार्बोनरी, उस दल में वो शामिल हो गया। 24 वर्ष की उम्र में मेजनी कार्बोनरी में शामिल हो गया। अब कार्बोनरी क्या था? तो कार्बोनरी एक गुप्त संस्था था। कार्बोनरी क्या था? एक गुप्त संस्था, माने कि छुप छुप करके रहने वाला एक संस्था था, छुप छुप करके रहने वाला एक
संस्था था। इसमें बहुत सारे, इसका स्थापना देखिए यहाँ पे लिख दे, कार्बोनरी एक गुप्त संस्था था। स्थापना कब हुआ था? कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? 1810 में। कहाँ? नेपल्स में। कहाँ हुआ था? नेपल्स में। कार्बोनरी की स्थापना नेपल्स में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में। हम देखिए इस टाइप से इसीलिए लिखते हैं कि आप इसका सब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा। इसमें से अगर मान लीजिए पूछेगा इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, तो इटली के एकीकरण लिख करके, मेजनी लिख करके इस प्रकार से टॉपिक बना के लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आप अगर इस प्रकार से लिखते ना, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है और जो मेंस का कॉपी लिखता है बउआ, तो मेंस का आप कॉपी देखिएगा, उनका कॉपी इसी टाइप से लिखा हुआ रहता है, टॉपिक बाय टॉपिक। वो कथा रामायण नहीं लिखा जाता है, उसमें कथा रामायण नहीं लिखना रहता है। इसीलिए हम आपको कथा रामायण नहीं बता रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ के बारे में आपको बताना है तो कथा रामायण लिखने की क्या आवश्यकता है। अब इसके बारे में कथा रामायण लिखेंगे। मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। उनका मानना था कि इटली एक राष्ट्र बनना चाहिए। वो कहते थे कि राष्ट्र मानव की एक प्राकृतिक इकाई है। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, और कार्बोनरी संस्था में क्या हो गया? शामिल हो गया। अब कार्बोनरी संस्था में शामिल हो गया। उसके बाद इस संस्था से जुड़ करके 1831 में यंग इटली तथा 1823 में यंग यूरोप की स्थापना की। इस दोनों संस्था के लगभग 60,000 सदस्य थे। इस प्रकार इस संस्था की सहायता से उन्होंने इटली की एकीकरण में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। अब ये हो गया कथा रामायण। अगर मान लीजिए कथा रामायण हम आपको लिख भी देते हैं तो आपको याद करने बहुत ज़्यादा कि क्या है क्या नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखे हैं। इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी निकल जाता है और आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। मेजनी के बारे में अगर पूछेगा तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टॉपिक बाय टॉपिक बनाया कीजिए, बहुत बेहतर रहेगा, मस्त याद भी हो जाता है बहुत जल्दी। तो मेजनी के बारे में क्या कहते हैं? मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ। इस प्रकार से इटली को संयुक्त, देखिए ये दोनों बात वो कहते थे कि इटली को संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहिए। उनका मानना था, मेजनी का मानना था कि इटली को क्या बनाना चाहिए? संयुक्त, माने मिला हुआ राष्ट्र बनना चाहिए, माने एक राज्य, इटली का एकीकरण होना चाहिए, वो कहते थे। और वो क्या कहते थे कि राष्ट्र जो होता है ना, कोई भी देश, वो मानव की प्राकृतिक इकाई होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, मानव की प्राकृतिक इकाई राष्ट्र होता है, कौन कहा था? तो आप लिख सकते हैं मेजनी। कार्बोनरी, ये जो इतना बात हम लिखे हैं, कहाँ गए भाई? ये कार्बोनरी इसके बारे में है, ये बात ये है, ये कार्बोनरी के बारे में है। कार्बोनरी पूछ सकते हैं कार्बोनरी क्या है। तो कार्बोनरी क्या है? एक गुप्त संस्था है जिसकी स्थापना 1810 में नेपल्स में हुई थी। इसके सदस्य कौन थे? बुर्जुआ वर्ग, किसान, मजदूर, जितने कोयला खोदने वाले लोग थे ना, वो सब इनके सदस्य थे कार्बोनरी की। उसके बाद मेजनी क्या किया? 1831 में यंग इटली की स्थापना किया और 1823 में यंग यूरोप का स्थापना किया। तो यंग इटली का स्थापना कहाँ किया? मार्सेई, जो फ्रांस में एक जगह है मार्सेई, वहीं पे उन्होंने यंग इटली की स्थापना किया। क्योंकि इनको क्या हुआ था, जब कार्बोनरी दल से शामिल हुआ ना, तो इसको क्या किया? देश निकाला कर दिया, माने देश से निकाल दिया था मेजनी को। अब मेजनी को देश से निकाल दिया तो क्या किया मेजनी? इधर उधर, माने हर देश में, यूरोप के बहुत सारे देशों में गया। तो फ्रांस में जा कर के, मार्सेई शहर में जा कर के यंग इटली का स्थापना किया। और स्विट्जरलैंड में बर्न नामक एक शहर है, स्विट्जरलैंड में बर्न नामक एक शहर है, वहाँ पे जा कर के यंग यूरोप की स्थापना कर दिया। कब? 1823 में। अब देखिए ये दोनों जो सदस्य, ये दोनों यंग यूरोप, यंग इटली, तो इनके बहुत सारा सदस्य यंग माने युवा लोग थे, यंग जवान लोग थे। अब ये जवान लोगों का सदस्य था, सभी जवान लोग मिल करके क्या इसका समर्थन करने लगे मेजनी का, कि आप जो कह रहे हैं कि इटली जो है एक राष्ट्र बनना चाहिए, यह बात सही है। और उसके साथ मिलकर के इटली के एकीकरण में अपना योगदान देने लगा। इस प्रकार से वो
हो गया। इसके सदस्य देखिए, यंग कार्बोनरी का सदस्य, सॉरी यंग इटली माने इसके सहयोगी मेजनिक को 60,000 लोगों ने इस सदस्य में जुड़ गए, यंग इटली और यंग यूरोप में। उसमें एक सदस्य थे, इसके सहयोगी थे गैरीबाल्डी। उसमें क्या थे, एक सहयोगी कौन थे, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो थे वो उनके बातों को बहुत समर्थक थे, मेजनी के समर्थक थे, माने उनके बात से बहुत समर्थित होते थे, इसीलिए वो यंग इटली और यंग यूरोप में शामिल हुए थे। तो आप गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ते कि गैरीबाल्डी क्या था, वो देशभक्त थे, देश के बारे में बहुत सोचते थे। सुने, उनके पिताजी जो थे वो नाव वगैरह चलाते थे, नाव पे रहते थे, इसीलिए गैरीबाल्डी को पेशे से नाविक कहा जाता है। उनके पिताजी नाव वगैरह चलाते थे और उनके पिताजी सोचते थे कि जो है बेटा जो है पढ़ लिख करके बहुत अच्छा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा, लेकिन इनका मन पढ़ाई लिखाई में, गैरीबाल्डी के बारे में बात करते हैं, इनका मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं था, वो देश के बारे में ज़्यादा सोचते थे। वो क्या किया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और नाव पर ही रहने लगे। जन्म हुआ था 1807 में, वो नीस नामक शहर में। अब पेशे से क्या थे, नाविक, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक। 10 वर्ष तक उन्होंने नाव चला करके यूरोप के बहुत सारे देशों का भ्रमण कर लिया नाविक यात्रा से। अब यूरोप के देशों का भ्रमण कर लिया तो देखा कि इटली जो है बहुत सारे राष्ट्रों में, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, तो वो एकीकरण का प्रबल पक्षधर था। प्रबल माने एकदम मजबूत, उनका ठोस विचार था कि एकीकरण होना चाहिए तो होना चाहिए, 100% होना चाहिए। उसके बाद 1833 में पिडमांट में नौसेना के विद्रोह में दोषी करार। अब देखिए क्या हुआ, भ्रमण कर लिया, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में उनको मन लगा नहीं, और उसके बाद क्या किया, ये बला संस्था क्या कहता है, इटली के एकीकरण के लिए वो जुड़ गया, ये संस्था में जुड़ गया। कब कहाँ जुड़ गया, ये इस संस्था में, यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था में जुड़ गया, माने मेजनी के साथ आ गया, मेजनी के साथ आ गया। अब मेजनी के साथ आया तो 1833 में पिडमांट में एगो युद्ध हुआ था, नौसेना के विद्रोह हुआ था। 1833 में पिडमांट में नौसेना के विद्रोह, उसमें इसको दोषी करार दे दिया गया, किसको, गैरीबाल्डी को। ये दोनों संस्था में ये तो जुड़ा हुआ था गैरीबाल्डी। अब क्या किया कि पिडमांट में 1833 में युद्ध हुआ। अब उस युद्ध में, नौसेना का युद्ध हुआ, उस युद्ध में दोषी करार दे दिया, किसको, तो गैरीबाल्डी को। अब गैरीबाल्डी को दोषी करार दे दिया और वहाँ का सरकार क्या किया, गैरीबाल्डी को मृत्युदंड की सज़ा दे दिया, मौत का सज़ा दे दिया। अब मौत की सज़ा दे दिया तो ये सोचा कि अब करे तो करे क्या, भाई मौत का हमको सज़ा दे दिया और हम देश के लिए कुछ कर नहीं पाए, तो वो दिमाग लगा करके, माइंड लगा करके जेल से फरार हो गया। अब जेल से फरार होने के बाद दक्षिण अमेरिका भाग गया और वहाँ पे 14 वर्ष तक रहा। दक्षिण अमेरिका में कब तक रहा, 14 वर्ष तक रहा। 14 वर्ष रहा, उसके बाद वो 1848 में आया इटली। अब 1848 में इटली आया तो इटली आकर के देखता है कि इटली जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध कर रहा है। इटली क्या है, किससे युद्ध कर रहा है, ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया जो था ना उसका पड़ोसी देश था। तो इटली का युद्ध 1848 में जब क्या है, गैरीबाल्डी अपना देश आया तो देखा कि इटली और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हो रहा है, तो इटली का सहायता करने लगा। तो इटली का उस समय राजा, माने जो नेता था, राजा था, वो क्या था, चार्ल्स एल्बर्ट था। कौन था, चार्ल्स एल्बर्ट। तो चार्ल्स एल्बर्ट का साथ दिया गैरीबाल्डी, लेकिन दुर्भाग्यवश गैरीबाल्डी उस युद्ध में ऑस्ट्रिया से हार गया। उस युद्ध में क्या किया, ऑस्ट्रिया से हार गया। ऑस्ट्रिया से हारने के बाद फिर से गैरीबाल्डी क्या किया, वहीं भाग गया जहाँ से आया था, दक्षिण अमेरिका भाग गया। दक्षिण अमेरिका से आने के बाद बहुत सारा, माने दक्षिण अमेरिका से आया, उसके बाद रुपया कमा करके, और एक इटली में ही एक जगह केपेरा द्वीप है, इस द्वीप को खरीद लिया।
इस द्वीप को खरीद लिया और उस द्वीप पर खेती बाड़ी अपना जीवन यापन ये करने लगा। उसके बाद जब एकदम पूरी तरह से मजबूत हो गया, बहुत सारा युद्ध माने युद्ध नीति जान गया, बहुत माने मार काट युद्ध कैसे किया जाता है, ये सारा बात जान गया। जानने के बाद क्या किया, वो फिर से आया इटली। इटली आया तो उस समय क्रीमिया का युद्ध हो रहा था। क्रीमिया का युद्ध 1854 में। अब 1854 में क्रीमिया का युद्ध हो रहा था। उस क्रीमिया युद्ध में ये क्या किया, गैरिबाल्डी भाग ले लिया और इस प्रकार से इटली का एकीकरण स्टार्ट रहा। उसके बाद ये भाग ले लिया, क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया और उसके बाद 2 राष्ट्रों को जीता। अब क्या हुआ, ये 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ, उसका विजय हुआ और उसके बाद क्रीमिया युद्ध में वो क्या किया, वो जीता। और जीतने के बाद क्या किया, सिसिली जो इटली का राज्य था, सिसिली और नेपल्स नीचे है, उसको जीत करके और किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को दे दिया। किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को दे दिया। सिसिली नीचे 2 राज्य था, सिसिली यहाँ पे लिख लीजिए, सिसिली को जीत कर किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को दे दिया। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को दे दिया। उसके बाद हो गया। उसके बाद अब देखिए इसका योगदान, काउंट काबूर का योगदान क्या था, 2 मिनट था। अब उसके बाद क्या है, काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूर क्या था, काउंट काबूर जो था ना, इंजीनियर था सेना में। काउंट काबूर जो था सेना में इंजीनियर का काम करता था। वो क्या, उसका जन्म 1810 में ट्यूलिये में हुआ था। कुलीन वर्ग का था। कुलीन माने एक अच्छा वर्ग होता है, कुलीन जाति से था। 1850 में वो अपने दम पर 1850 में क्या हुआ, मंत्री बना, सार्डिनिया का मंत्री बना। उसके बाद बहुत अपनी योग्यता से 1852 में वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। 1852 में प्रधानमंत्री बन गया। वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था काउंट काबूर, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ। कूटनीति के मतलब कि किसी राज्य को हराना है तो हम केकरा से दोस्ती कर ले, केकरा से दुश्मनी करना है, ये सब बहुत कुछ आता था काउंट काबूर को। तो 1852 में तो प्रधानमंत्री बन गया, कूटनीतिज्ञ था बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले वो कौन सा काम किया, वो जानता था कि अगर देश का स्थिति सही रखना है तो हमें सैनिक शक्ति होनी चाहिए, देश की आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए। इसीलिए उसने 95,000 सैनिकों की बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी। काउंट काबूर ने 95,000 सैनिकों की बहुत बड़ी सेना अपनी खड़ा कर दी और उसके बाद आर्थिक स्थिति पर बहुत ध्यान दिया, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने लगा। आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए उन्होंने रेलवे का निर्माण किया, मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया, बैंक में अपना योगदान दिया, डॉक्टरी, ये क्या कहता है, शिक्षा, इस सब पर बहुत काम किया। उसके बाद उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हो गया। उसके बाद फ्रांस से मित्रता किया। वो जानता था कि यदि हम किसी ताकतवर देश से अगर दोस्त रहेगा हमारा, तो क्या करेगा कि कोई भी देश हम पर आक्रमण करने से पहले क्या करेगा, डरेगा। इसीलिए वो फ्रांस से मित्रता कर लिया। अब फ्रांस से मित्रता किया तो 1854 में जो क्रीमिया युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध वो किसके बीच था, क्रीमिया युद्ध किसके बीच था, रूस और तुर्की, इंग्लैंड और फ्रांस। तुर्की, इंग्लैंड और फ्रांस एक साथ था और रूस एक साथ था। रूस था इसका भी, इटली का भी, माने इटली का जो सबसे बड़ा देश था, बड़ा राज्य था, पिडमाउंट, लोम्बार्डी, पिडमाउंट, ये सब, तो ये उसका दुश्मन था। अब उसके बाद क्या था, रूस और इसके बीच, तुर्की, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, क्रीमिया युद्ध। तो उसमें इटली ने किसका साथ दिया, इटली ने दिया इंग्लैंड और फ्रांस, इसका साथ दिया। उसके बाद क्या हुआ, इटली का इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड का जीत हुआ, और 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित किया। समझे, इस प्रकार से, यानी कि 1854 में क्रीमिया युद्ध हुआ। देखिए इटली की एकीकरण में सबसे मेन कारण क्रीमिया युद्ध को ही माना जाता है। क्रीमिया युद्ध का तो बहुत बड़ा योगदान।
क्रीमिया युद्ध का बहुत बड़ा योगदान है इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में क्रीमिया को कैसे बोल रहे हैं? क्रीमिया युद्ध हुआ ना, क्रीमिया युद्ध में इटली क्या किया, इसका इंग्लैंड का साथ दे दिया, फ्रांस का साथ दे दिया। अब वो साथ दिया तो भाई बिना कहे हुए साथ दे दिया। अब साथ दिया तो भाई स्वाभाविक बात है, जब वो दोस्त हमको माना है तो क्या करेगा, हम भी कभी दोस्ती निभाएंगे, हम भी कभी दोस्ती निभाएंगे। तो फ्रांस भी एक बार दोस्ती निभाया। फ्रांस के सहायता से 1859 में क्या किया, ऑस्ट्रिया को पराजित करके और किसको जीत लिया, लोम्बार्डी और पिडमाउंट को जीत लिया। और उस प्रकार के धीरे धीरे करके इटली का एकीकरण, माने सब फ्रांस से मिल करके दोस्ती करके और सभी राज्य का एकीकरण करके एक बहुत बड़ा इटली बना दिया। तो इसीलिए कहा गया है कि इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसको माना जाता है, काउंट काबूर को माना जाता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसको माना जाता है, तो काउंट काबूर को माना जाता है। इसीलिए एक चीज ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे हटने वाला जगह नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव है लॉर्ड पामर्स्टन लॉर्ड पामर्स्टन ने कहा था कि इटली किसका देन है, काउंट काबूर का देन है। इटली का एकीकरण किसका देन है, काउंट काबूर को। और इटली का एकीकरण पूरी तरह से, इसका मृत्यु याद कर लीजिएगा, ये था काउंट काबूर का। 1871 में जाकर के इटली का संपूर्ण एकीकरण हो गया। तो इस प्रकार से तीनों व्यक्तियों का योगदान था इटली के एकीकरण में। अब देखिए, ये प्रश्न आपको इतना ये चीज़ जो है ना, आपको बुक बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा। हम इतना छोटा सा कर दिए, कुछ ज़्यादा है ही नहीं, और इतना सटीक है ना, याद करने का ज़रूरत ही नहीं, एक बार देख लीजिए हो जाएगा। आपको अगर गैरिबाल्डी के बारे में पूछेगा तो ये पूरा लिख देना इतना। अगर मान लीजिए काउंट काबूर के बारे में पूछेगा तो ये लिख देना है। मेजनी के बारे में पूछेगा, ये लिख देना है। अगर कह दे इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, तो मेजनी का क्या योगदान था पढ़ ही लिए। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, वो भी पढ़ लिए। काउंट काबूर का क्या योगदान था, वो भी हो गया। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। इटली के एकीकरण में देखिए, मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। जन्म 1807 में कहाँ हुआ था, जिनेवा में। इटली को एक संयुक्त राज्य बनाना चाहता था। मेजनी का कहना था कि राष्ट्र मानव की प्राकृतिक इकाई है। 24 वर्ष की उम्र में उसने कार्बोनरी दल में शामिल हो गया। कार्बोनरी दल क्या है ये तो लिख दिए हैं। 1831 में यंग इटली, 1827 में यंग यूरोप का स्थापना किया, बस इतना। इसका सहयोगी था गैरिबाल्डी। तो इस प्रकार से आपका इटली का एकीकरण हो गया। अब हमको यूरोप के राष्ट्रवाद में 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है। पहला चैप्टर में आपको इतिहास के पहला चैप्टर में इटली के बाद है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगला क्लास में पढ़ेंगे। इसको क्या कीजिए, 1-2 बार लिखिए। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हुआ, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव छट करके आएगा, बहुत सारा। इसीलिए हम इस टाइप से लिखे हैं कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, है बहुत सारा। इसको नोट कर लीजिए, जितना है ना इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।